पिछले 70 साल से देश का किसान कर्ज के तले क्यों दबा हुआ है? ऐसी कौन सी नीतियां हैं, तो है ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिसके कारण किसान कर्ज से बाहर क्यों नहीं आ रहा? तो मोदी कोशिश कर रहा है, कह रहे मंडियां खत्म हो जाएंगी, उसको कहीं अध्यादेश में कुछ भी नहीं है, मंडी खत्म करने का भी नहीं लिखा, लेकिन झूठा प्रचार हो रहा है। केवल और केवल जो बड़े नेता इनके बोल रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। किसान अध्यादेश में कहीं मंडियां समाप्त करने की बात नहीं है, कतई नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर केवल गुमराह किया जा रहा है। किसान की आय दुगनी हो, ये सोनी जी, मंडियों को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंडियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जब मंडी के अंदर टैक्स होगा, बाहर टैक्स नहीं होगा, तो मंडियां तो ऑटोमेटिक अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। किसान को 8% मंडी टैक्स लगता है। किसानों के खेती के खिलाफ जो बिल केंद्र सरकार लेके आई है, आज हम उसी पर एक परिचर्चा करने जा रहे हैं। मैं राम कुमार सारण, जीकेएस ब्लॉक अध्यक्ष चुनावट। आप राम कुमार सारण, जीकेएस ब्लॉक अध्यक्ष चुनावट से आप किसान आंदोलन से लगातार जुड़े रहे हैं और इनकी गतिविधियां हमेशा ही आम आदमी के साथ रही है। सर आपका? मैं जी हरजिंदर मान, ब्लॉक अध्यक्ष गंगानगर, जीकेएस जी सर। सबसे पहले तो स्वर्ण आभा ग्रुप का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर या उन आ रही दिक्कतों को लेकर आज ये विचार आपसी बातचीत करने के लिए ये शहर के गणमान्य राजनीतिज्ञों को बुलाया है। नाम मेरा राजकुमार सोनी है। वर्तमान में मेरे पास दायित्व है ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ बीजेपी श्री गंगानगर का। धन्यवाद सर। जी सर। श्यामलाल शेखावटी, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी श्री गंगानगर। जी। दुर्गा स्वामी, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ, जनवादी महिला समिति की राज्य उपाध्यक्ष हूँ और आयोजकों को इस बात का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मौजूदा परिस्थितियों में जो एक मुर्दानगी किसी भी आंदोलन के प्रति छाई हुई है, उनमें जान फूंकने का काम आयोजक कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। जी सर। मैं जी प्रभु दयाल, AIKSCC कमेटी स्टेट कमेटी का मेंबर, सेक्रेटरी और सेंट्रल कमेटी का मेंबर और राष्ट्रीय किसान मोर्चा जनरल सेक्रेटरी। जी सर, धन्यवाद। शमशेर सिंह बराड़ जी, आम आदमी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष सादुल शहर और डायरेक्टर पंचायत समिति हूँ। और मैं स्वर्ण आभा का बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस किसान आंदोलन चल रहा है उस पर आज डिबेट करा रहे हैं। जी सर। नमस्कार जी, मैं नवल किशोर शर्मा, नगर मंडल पश्चिम, भाजपा की तरफ से महामंत्री। ये तमाम अपने अपने मंचों के पदाधिकारी हमारे पास मौजूद है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज पूरा देश का किसान सड़कों पर है, हर स्टेट से लेकर दिल्ली तक की सड़कें जाम है, लेकिन सरकार अभी जागी नहीं है। और हकीकत यह है कि इन बिलों के माध्यम से न सिर्फ खेती प्रभावित होगी, किसान का पूरा रोज़गार प्रभावित होगा, व्यापार प्रभावित होगा, मंडियां खत्म हो जाएगी और हमारी ज़मीनें, ये कोई बड़ी बात नहीं अगर हम ये कहें कि उन सेठों के हाथों में चले जाएगी जिन्होंने इस पूरे देश को रेलवे खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट खरीद रहे हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे और एक एक पदाधिकारी से राय जानते हैं इन तमाम लोगों की। सबसे पहले मैं जनवादी महिला समिति की प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गा स्वामी जी हमारे साथ है। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जा रहा हूं, उनका इस किसान के जो खेती के लिए जो बिल आए हैं उन पर क्या विचार है। दुर्गा स्वामी जी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के अन्नदाताओं के खिलाफ जो 3 बिल हमारी केंद्र सरकार लेकर आई है और इस नाम पर लेकर आई है कि किसानों का इसमें हित ही हित है और किसानों का विकास होगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी सरकारें इस बेशर्मी से किस तरह से कह सकती है कि इन बिलों के कारण किसानों का भला होगा, क्योंकि तीनों बिल अगर हम देखें तो कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। सबसे बड़ी बात कि स्वामीनाथन आयोग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार
एमएसपी लागू करने की बात अगर आती है और हमारे प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हमारी देश की संसद में ये मौखिक रूप से घोषणा करते हैं कि एमएसपी बिल्कुल तय करेगी सरकार, और जब लिखित में बात करने की बात आती है तो उससे मुकर जाते हैं कि मैंने संसद में बयान दे दिया और अब मुकरने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत सी ऐसी बातें पिछले 6-7 सालों में हमने देखी है कि एक तरफ हम बाजरे का मूल्य 2150 निर्धारित कर रहे हैं, एमएसपी निर्धारित कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाजार को खुला कर रहे हैं, तीसरी तरफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हम बाजार को खुला कर रहे हैं, मंडियों का निजीकरण करने का प्रावधान है। तो ये तीनों ही चीजें किस प्रकार से किसान के हित में होगी, ये समझ से बाहर है। 2150 अगर बाजरे का मूल्य है तो पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए, जबकि हमारी ही राजस्थान के अंतर्गत हमारे राजस्थान का किसान 2150 एमएसपी निर्धारित होने के बावजूद 1300 के अंदर हमारा बाजरा बेचने को मजबूर है। तो 800 का जो घाटा हो रहा है वो क्या सरकार पूरा करेगी? दूसरी बात, किसान आंदोलन खाली पंजाब हरियाणा का कहकर उस आंदोलन को तोड़ने की जो एक साजिश है, वो साजिश अपने आप में बदनीयती का नमूना है। अगर हमारी केंद्र सरकार ये समझती है कि किसान आंदोलन को पंजाब और हरियाणा का आंदोलन कहकर तोड़ दिया जाएगा, किसानों के ऊपर दमन करके किसानों को पीछे हटा दिया जाएगा, तो बहुत बड़े बुलावे में हमारी भाजपा सरकार और केंद्र सरकार बैठी है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये वो मसले हैं जिन मसलों के तहत अन्नदाता पूरे देश का पेट पालता है, और उस अन्नदाता के ऊपर इतना बड़ा दमन अगर सरकारें करती है तो इतिहास गवाह है कि वो सरकार पतन की ओर अग्रसर है, चाहे कितना ही ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दें। दूसरी बात अगर हम करें कि मंडियों के ऊपर कब्जा किसका होगा? एक बात कह रही है सरकार कि भाई किसान कहीं भी जाकर अपना माल बेच सकते हैं, और आज ही शायद 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री जो बीजेपी का है, उसका ये बयान आया है कि राजस्थान के किसान को हरियाणा में सामान बेचने के लिए हम घुसने नहीं देंगे। समझ में नहीं आ रही ये बयान, इनका दोगलापन किस हद तक गिर सकता है, समझ से बाहर है। और इसी तरह से बिहार का एक किसान, ये मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, जो रिकॉर्ड पे है सरकार के वही बता रही हूँ। बिहार से एक किसान आया हरियाणा, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आखिर में कहना क्या चाहते हैं, ये समझ से बाहर है। मेरा पुरजोर, मेरा ही नहीं हमारे संगठनों का पुरजोर विरोध इस बात का है कि मंडियां एज इट इज अनाज की मंडियां रहने दी जाए, जैसे काम चल रहा है उसी से काम चलाया जाए। हम नहीं चाहते कि हमारी मंडियों के ऊपर निजीकरण थोप कर अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे लोगों को मंडियां सौंप दी जाए, ताकि वो अपने मनमाने भावों से किसान की फसल का कचरा कर सके। बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए पुरजोर शब्दों में विरोध करते हुए कि तीनों बिल वापस लिए जाने चाहिए, किसानों का दमन बंद होना चाहिए और किसानों से वार्ता की जानी चाहिए, तभी इस देश की राजनीति को एक हम अच्छा आयाम दे पाएंगे। वरना ये देश किस ओर जा रहा है सबसे छुपा हुआ नहीं है। एक एक करके निजीकरण के नाम पर हमारे देश की धरोहरों को बेचने का काम, भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की जमीनें छीनने का काम, ये तमाम जो नीतियां हैं वो धीरे धीरे करके आम जन के समझ में आ रही है। इसलिए सरकार को आगाह करना चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि अविलंब ये तीनों बिल जो किसानों के ऊपर थोपने का काम किया है सरकार ने, वापस ले, अन्यथा किसी भी परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद दुर्गा जी। हमारे साथ भाजपा से राजकुमार सोनी जी हैं, आप ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। अभी दुर्गा जी ने जो बातें रखी साफ साफ कि सरकार की नीयत क्या है, भाजपा का स्टैंड क्या है, वो पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है। हम भाजपा के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं राजकुमार जी सोनी। हम
एक सीधा सा सवाल उनसे ये है, कोई घुमा फिरा के नहीं है, कि जो तीनों कानून आए हैं किसानों के लिए लाए गए हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि अध्यादेश किसी भी देश में तब लाया जाता है कानून बनाने के लिए जब संसद चल नहीं रही होती है, आने वाले समय में लंबे समय तक उम्मीद नहीं होती है, और कोई कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे नहीं लगता कि देश के किसानों ने जाकर सरकार से कहा होगा कि इस तरह के कानून लाए जाएं। मैं राजकुमार जी सोनी से इस बारे में विचार चाह रहा हूँ। नमस्कार सभी को। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 40 साल से राजनीति में हूँ और ये देख रहा हूँ कि किसान की जो खेती है, फसल है, जो पैदावार होती है, वो नीलाम हो रही है। ये मेरे जो जैकेट के बटन लगा हुआ है, इसको बनाने वाला इसका मूल्य तय करता है। मेरे जो जूते हैं उसको बनाने वाला, किसके पास जो भी जूते पहनता है उसका मूल्य भी जूते बनाने वाला तय करता है। ये पेन है, इस पेन का मूल्य भी पेन बनाने वाला तय करता है। चश्मा है तो उसका मूल्य भी चश्मा बनाने वाला तय करता है। लेकिन इस 70 साल में इस देश का किसान अपनी फसल का मूल्य तय नहीं कर सकता। जब वो ट्राली पर या ट्रक पर मंडी में लाता है तो उसको पता ही नहीं होता कि मेरी फसल का क्या मूल्य मिलेगा, किस भाव बिकेगा। केवल ये 3 अध्यादेश आए हैं, सरलीकरण और संवर्धन, सशक्तिकरण और संरक्षण, और एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर 2020 बनाया गया है। जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं, कि अब विरोधी दल कहते हैं जी अडानी अंबानी को बेच देंगे, इन तीनों बिलों में एक लाइन में भी कोई दिखा देवे भी अडानी और अंबानी का या किसी टाटा बिरला का नाम है तो बताएं ना। केवल सरकार ये चाहती है, सरकार का लक्ष्य है कि 2000 बहन जी एक मिनट मैं अपनी सरकार का लक्ष्य है 2022 तक किसान की फसल का मूल्य 2 गुना मिले। आप देखो, जिस पार्टी ने 54 साल तक देश में राज किया, उन्होंने कभी किसानों के बारे में सोचा? 54 साल से किसान आत्महत्याएं कर रहा है, कर्ज से दबा हुआ है। ये ऐसी नीतियां किसान के लिए देश में बनाई गई जिसने किसान को बर्बाद कर दिया। सरकार केवल ये चाहती है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेचे, मंडी के बाहर बेचे। मंडी में 1.5% से लेकर 8% तक का टैक्स लगता है। वो कौन लेता है? सरकार के पास जाता है। आज पंजाब सरकार क्यों विरोध कर रही है? कि पंजाब सरकार 8,000 करोड़ रुपया सालाना मंडी टैक्स का पंजाब सरकार को आता है। वो अगर किसान बाहर बेचेगा तो उसको टैक्स नहीं आएगा। जब राजस्थान में और पंजाब में कृषि कानून अलग से बना दिए गए हैं तो ये विरोध किस बात का? मैं कहता हूँ किसानों की अगर कोई बात है तो 3 दिसंबर को सरकार के प्रतिनिधि किसानों से मिल रहे हैं, बात करेंगे। लेकिन ये कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, किसानों की ज़मीनें छीन लेंगे, अडानी अंबानी खरीद लेंगे। लेकिन आप उसमें देखो, आप उस पूरे, क्योंकि किसी ने भी, मेरे को लगता है हम जितने लोग भी खड़े हैं, किसी ने भी किसान अध्यादेश, ये जो कानून 3 बिल हैं, सरलीकरण और संवर्धन, सशक्तिकरण और संरक्षण, और ये वास्तु अधिनियम है, किसी ने नहीं पढ़ा। केवल सुनी, एक मिनट, केवल सुनी सुनाई बातों पर जो बड़े नेता बोल रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको फॉलो करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार की मंशा कहीं भी नहीं है किसानों का हित करने की। सरकार चाहती है किसान जो 70 साल से बर्बाद हो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसको उसकी फसल का 2 गुना मूल्य मिले, वो अपनी फसल कहीं भेजे। एक राष्ट्र एक बाजार, ये पहले उसका नोटबंदी का विरोध करते रहे, कभी राफेल का विरोध। इनके पास मुद्दा नहीं है कोई। मोदी ने इस देश में कोई समस्या छोड़नी नहीं है इनको चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए ये अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इनकी सत्ता जा रही है, ये सत्ता से बाहर हैं, उसे अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए ये रोज चिल्ला रहे हैं। बीजेपी किसान विरोधी नहीं है, बीजेपी किसानों का हित चाहती है, किसानों को उसकी फसल का 2 गुना मूल्य देना चाहती है, ये काम कर रही है। इसलिए कहीं भी इन तीनों बिलों में, मुझे जितने भी लोग खड़े हैं और भी मैं चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, इन तीनों बिलों में एक लाइन भी किसान विरोधी बता दे, उसका जीवन भर पानी भरेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, इन कानूनों के पीछे बहुत कुछ छुपा है जो किसान हित में नहीं है, लेकिन
हम यहाँ तक कह रहे हैं, किसान तो बेचारे यहाँ तक मांग कर रहे हैं कि हमें कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो बता दें, मैक्सिमम जो MSP है वो बता दें। वो भी सरकार नहीं बता पा रही है, लेकिन उनके नुमाइंदे अपनी बात रख रहे हैं। मैं हमारे साथ राम कुमार साहरण है, चुनावड़ GKS के अध्यक्ष हैं, ज़मीन से जुड़े नेता हैं और किसानी की है उन्होंने। हम लोग सिर्फ कागज़ की बातें कर रहे हैं। सोनी जी ने उन लोगों ने बताया, उन्होंने एक कागज़ पे पढ़े वजह से ये कह रहे हैं कि पढ़ा ही नहीं लोगों ने। अकेला पढ़ना सब कुछ नहीं होता, चीज़ें हैं वो बाहर आ रही है। लेकिन मैं राम कुमार साहरण के पास जा रहा हूँ कि हकीकत में क्या लगता है, किसान सच में किस तरह से प्रभावित है? किसी ने क्या खूब लिखा है, खेत से बड़ा कोई शोरूम नहीं है, गेहूं से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है और किसान से बड़ा कोई अन्नदाता नहीं है। तो सोनी जी की बात पे आ जाऊँ मैं। सोनी जी बोल रहे हैं, उसमें एक लाइन भी किसान के विरोध में नहीं है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं आज सुबह 10 बजे ट्रैक्टर पर बैठा था और 2:30 बजे ट्रैक्टर छोड़ के नहा कर यहाँ आ गया। बिल्कुल खेत में अभी भी काम करते हैं। हमारे साथ हरजिंदर है हमारे, ये भी खेत में काम करते हैं। आज इन्होंने पैंट शर्ट पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं है ये किसान नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि भी जो इन्होंने बोला है कि भी किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, तो सोनी जी को बता दूं, वो सन 1977 से किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता था। अब व्यापारी फसल कहीं से भी खरीद सकता है। अब इन्होंने क्या लागू किया है, भी कोई भी व्यापारी किसी भी जगह से फसल खरीद सकता है, जबकि ये नहीं किया भी किसान कहाँ फसल बेच सकता है। किसान तो पहले भी कहीं बेच सकता था, उसको कभी भी छूट पाबंदी नहीं थी किसान के लिए। दूसरी बात, जो मंडी टैक्स की बात कर रहे हैं, ये मंडियाँ जब मंडियों के अंदर माल नहीं बिकेगा, मंडियों से बाहर माल बिकेगा, तो धीरे धीरे मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी। किसान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। जो बड़े व्यापारी घराने हैं वो इन पे कब्जा कर लेंगे, तो उन्हीं को ही माल बेचना पड़ेगा, उसके पास दूसरा कोई इलाज नहीं होगा। तीसरी बात ये भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है भी वो कॉन्ट्रैक्ट पे फसल भिजवाएंगे अपन को, किसानों को बोलेंगे भी आप गेहूँ बीजो, और गेहूँ बीजोगे तो आपसे हम 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से लेंगे, जबकि MSP है 1925। तो अगर वो 2500 के हिसाब से लेंगे तो सभी तैयार हो जाएंगे, जबकि उसके अंदर क्वालिटी वाइज इतनी शर्तें होगी जिसको किसान न पढ़ता है न उसको समझ सकता है। क्यों, किसान सभी पढ़े लिखे नहीं है, यह सभी को पता है। और जब वो माल ठीक है 1 साल वो खरीद लेंगे 2500 में, ये नहीं खरीदेंगे, अगली बार उससे ज़्यादा लोग बीजेंगे, तो फिर वो क्वालिटी का एक पैमाने की बात करेंगे और करके वो 1900 नहीं 1500 में खरीदेंगे, और उनको देने की मजबूरी होगी। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा भी हमें इन्हीं को माल बेचना है। और ये अभी 2 साल या 3 साल पहले पेप्सी वालों ने गुजरात के अंदर ये आलू भिजवाए थे और उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें बाहर आलू सस्ते मिल रहे थे। और पिछले साल अपने यहाँ हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी पेप्सी वालों ने जौ की बिजाई करवाई थी, जबकि खुले बाज़ार में जौ की कीमत कम थी। उन्होंने क्वालिटी का नाम लेके वो जौ खरीदने बंद कर दिए। और ये MSP की बात कर रहे हैं सोनी जी, मैं कहता हूँ भी जौ का MSP 1550 है, सोनी जी के नहीं जी, जौ का MSP 1550 के लगभग है। और आज तक, मैं आज तक की बात करता हूँ, चाहे वो सरकार किसी की हो, आज तक जो मेरे ख्याल से MSP पर 1 या 2 बार खरीदे गए, 1 या 2 बार, जबकि MSP उन्होंने रख रखा है। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट पॉइंट है, जबकि ये MRP नहीं है। पर वो सरकार उसकी, किसान उसकी मांग कर रहे हैं कि भी हमें MSP दे दो। ये क्यों ऐसे अड़ंगे अड़ाती है कि भी 40 क्विंटल खरीदेंगे? एक बात पे गौर करना भी एक किसान अपनी सरसों, चना या मूंग 40 क्विंटल ही बेच सकता है, और वो उसमें भी 25 क्विंटल आज बेचोगे और 15 क्विंटल दूसरे दिन लेके आओगे। हैरानी की बात है यार, कमाल। मैं ट्राली के अंदर लेके आ रहा हूँ, 25 क्विंटल खरीदेंगे, 15 क्विंटल बाद में लाना, आज नहीं लेंगे। तो ये समझने वाली बात, ये कोई समझा दे मेरे को, ये क्या कारण है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? और ये सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, इसके अंदर जो वस्तु अधिनियम जो 1955 का था, जो संशोधन किया गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम का, उसके अंदर स्टॉक सीमा हटा दी गई है। तो ये उत्पादक से कम रेट पे खरीद के उपभोक्ता को ज़्यादा रेट पर देंगे। उपभोक्ता हम सभी हैं, अकेला किसान नहीं है। और जो व्यापार, ये जो मंडी ख़त्म करने वाला है, उसमें व्यापारी, मजदूर और किसान तीनों को नुकसान हो रहा है। तो ये सिर्फ एक किसान विरोधी अध्यादेश नहीं है, ये तीनों अध्यादेश आम जनता पर भी प्रभाव डालेगा, व्यापारी भी डालेगा, मजदूर पे भी डालेगा। इसीलिए किसानों ने, हम संगठनों ने इसको काले कानून का नाम दिया है। तो अभी आज भी वार्ता हो रही है, और मेरे को लगता है
कभी अगर आज वार्ता सफल नहीं हुई तो दिल्ली के अंदर आने वाले 4-5 दिनों के अंदर लाखों लोग आराम से दोबारा पहुंचेंगे। अभी 2 दिन पहले मैं आया हूं और राजेंद्र भाई साहब भी वहीं आए, हम 4 दिन से वहीं थे। हमने हालात देखे हैं भी अन्नदाता आज सड़कों पे है। जो अन्नदाता 3 बार खाना खाता था हो सकता है आज 1 बार खाना खा रहा है। ये सभी खाली बातें कर रहे हैं भी आम आदमी पार्टी ने वहाँ लंगर लगा रखा है, बिल्कुल नहीं लगा रखा। हम दोनों बॉर्डर पे 2 दिन से 3 दिन से वहीं थे। सिर्फ हमारे जो गुरुद्वारा वाले हैं या वहाँ के लोकल लोग बैठे हैं वो ज़रूर वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। सरकार, किसी भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, बीजेपी का तो काम ही ख़त्म है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है, कोई भी किसानों का साथ नहीं दे रहा, वो सिर्फ खाली बातें कर रहे हैं। ये थे राम कुमार। हमारे साथ शमशेर सिंह जी बराड़ हैं। आप नेता आम आदमी पार्टी हैं और इनसे हम जानते हैं कि इन कानूनों के बारे में ये क्या राय रखते हैं। समय कर। सबसे पहले तो मैं मेरे बीजेपी के साथी हैं, मैं इनसे मेरा निवेदन है, चलो बाकी साथियों ने बड़ी विस्तार रूप समझाया है कानून के बारे में, जो भी है विरोध भी है, पर इनका जो आईटी सेल और इनके जो लीडर, लोकल लीडर भी है, यहाँ के नेता हैं, उन्होंने इसको खालिस्तान का रूप दिया। खालिस्तान नहीं है। अरे भाई, पहले कांग्रेस पीटती थी और जो पीटे हुए लोग आपके पास आते तो आपको बड़े अच्छे लगते थे। यही प्रकाश सिंह बादल वगैरह ने संविधान को जलाया दिल्ली जाके, और आपने उनको जफ्फियाँ डाल के सरकारें बनाई हैं। और आज यदि वो लोग आपसे कुछ मांग रहे हैं और कांग्रेसी आज उन कांग्रेसियों को हो सकता है कांग्रेसी साथ देते हो और वो खालिस्तानी आपको लग रहे हैं, बड़ी शर्म वाली बात है। हमारे देश के फौजी, हमारे नौजवान बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, उनके पिता वहाँ किसान आंदोलन में बैठे हैं और आप उनको खालिस्तानी कहते हो। दूसरा, आपने क्या किया, आपने पानी की बौछारें गेरी, उनके गंदे नालों की गेरी, वहाँ पर लोगों ने देखा है। आपने खड्डे खोद दिए सड़कों पे, आपने कैसा नक्सलियों वाला सलूक किया है। क्या आप कहते हो कि बहुत अच्छा हमने कानून लाए हैं। आज 7 रुपये मक्की खरीद के रिलायंस वाला 150 रुपये किलो बेच रहा है वहाँ पर आटा, उनके रिलायंस शोरूम पे जाइए 150 रुपये किलो मिलता है। क्या फ़ायदा देगा ये कानून? काला कानून है। और ये कहते हैं कि हम माल रेट बढ़ेगा कैसे, माल खरीदने वाले थोड़े रह जाएंगे। आज किसान को जरूरत आड़ती के पास आता है, उसको उधार सुधार मिलता है, ठीक है जी। बैंक वाला आज हमारे कुर्की करने नहीं आता, हमारा मजबूत हम, कल को ये कंपनी आ जाएंगे उनके आगे किसान कितना रौला डालेगा। ये तो सारी की सारी ज़मीनें भी ले जाएंगे, ये रेट भी मनमर्जी से देंगे और किसानों को बर्बाद करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये मोदी जी, हमें नहीं लगता, ये कहते नोटबंदी, इन्होंने, मैंने पूछा था सोनी जी से, फ़ायदे तो गिना दो। ये नोटबंदी फेल हुआ, मोदी ने कहा 50 दिन बाद मेरे को चौराहे पे ले आना, ठीक है जी। आज सबको पता है नोटबंदी फेल हुआ। और मेरे को लगता है मोदी जी इतने पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, डिग्रियां जरूर उन्होंने इकट्ठी कर रखी है। मोदी जी को तैयार करके ये जो है ना कारपोरेट सेक्टर है, जहाँ अडानी बानी इनके मित्र है, जिनकी रोज 500 रुपया 900 करोड़ रोज की आय बढ़ रही है, वो लोग इनको तैयार करके देते हैं। इनने खुद भी नहीं पढ़ा है। कहते हैं ना सोनी जी आपने पढ़ा नहीं है, मोदी जी ने खुद नहीं पढ़ा इसको, वो तो उन्होंने लिख के दिया हुआ है। और जैसे बड़ा यहाँ उद्योगपति या बड़े लोग ना अखबार में देते हैं खबर, उनकी सेम छप जाती है जाके वहाँ अखबार में, जैसे देते हैं वैसे ही मोदी जी को दे रहे हैं और मोदी जी छाप काले कानून लागू कर रहे हैं। हमारा निवेदन है ये काले कानून वापस लिए जाएं, किसान को एमएसपी पूरा दिया जाए। आपने वादा करके आए थे कि हम आय दुगनी करेंगे, स्वामीनाथन लागू करेंगे, आपने तो जो पीछे चल रहा था उसको भी बर्बाद कर रहे हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे साथ श्यामलाल शेखावटी हैं, कांग्रेस के डीसीसी के पदाधिकारी हैं आप। इनसे हम और राय लेते हैं कि कांग्रेस किस तरह की राय रखती है इन कानूनों के पीछे। श्यामलाल जी शेखावटी। पिछले 6 महीने से जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि अभी जो 6 दिनों से जो दिल्ली में पड़ाव डाले हुए हैं ये दौर आना चाहिए था। जब 6 महीने से आंदोलन चल रहा था तो सरकार को अपने ऐशो आराम छोड़ के किसानों के पास जाके, किसानों के नेताओं के पास जाके उनकी बात को सुनना चाहिए था। जिस तरीके से इन्होंने ये तीनों अध्यादेश बैकडोर से लाकर थोपने का काम किया, और जब विरोध चल रहा है, अभी सोनी साहब कह रहे थे कि पंजाब का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन नहीं, पंजाब के किसानों ने देश के किसानों को जगाने का काम किया है, सिरमौर बनने का काम किया, जैसा कि इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में किया था। वो धन्यवाद और बधाई के पात्र है। अभी शमशेर सिंह जी, राम कुमार जी, ये सभी किसान नेता जिस तरीके से बात कर रहे थे, इनकी आवाज़ में ही दर्द है। हमारे आदरणीय सोनी जी ने इनकी आवाज़ के दर्द को समझने का काम नहीं किया। पार्टी की जो लैंड है उसे ही बोलनी है। भाई मोदी जी बहुत बढ़िया है, मोदी जी वास्तव में बहुत बढ़िया है, पर मैं कपड़ा पहन ही बहुत बढ़िया है। जब बे कोई अडानी और अडवाणी को लिखे कागज को ले आके मंगा के रख दे और भाई साइन मारे नहीं, बीडम चोखा बिल्कुल को नहीं।
अभी सोनी जी कह रहे थे 3 तारीख को बात करेंगे, नहीं अब आज बात कर रहे हैं, 3 बजे का उनका समय था, मगर मुझे नहीं लगता कि वो किसानों की आवाज़ को अभी सुनने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो टीवी पर दिखा रहे थे वो अहंकार की भाषा बोल रहे थे। अहंकार, जब लीडर हमारा अहंकार की भाषा में बात कर रहा हो तो हमें ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि देश की आवाम की आवाज़ को सुनने का काम किएगा। अगर मान लो कांग्रेस ने गलत काम किए थे तो या तो स्वामीनाथन आयोग को और मजबूत करके लागू कर देते, मारते कांग्रेस वालों के मुंह पर, ये लो जी हमने इसको और मजबूत करके लगा दिया। वो करने के बजाय आप ये कर रहे हो कि जो है दे दो, जो देना ही है तो हिंदुस्तान का नाम बदल के आप अडानी और अडवाणी का हिंदुस्तान कर दो। मंडी भैया आपने आज छात्र वर्ग नाराज है, डॉक्टर वर्ग नाराज है, व्यापारी नाराज है, मजदूर नाराज है, कामगार नाराज है, और जब पॉलिटिक्स की बात करें तो ये तो विरोधी है जिनका, तो अब दुर्गा जी बात रखेंगे तो कह देंगे जी दुर्गा जी तो कामरेड जी, ये देशद्रोही है। अभी किसानों को जिस तरीके से नक्सली हरकतें करते हैं उस तरीके से हरियाणा में सड़कें खोद के वो जेसीबी से रोकने का काम किया, वो सरकार का काम नहीं है। और जिस तरीके का शब्द इन्होंने किसानों के लिए यूज किया वो शब्द तो कहीं है ही नहीं, डिक्शनरी में नहीं है। अपने साथ में जब वोट मांगते हो तब तो आप हाथ जोड़े कहते हो ये तो देश का भाग्य है जी, देश का अन्नदाता है जी। जिस देश में ये नारा लगता हो जय जवान और जय किसान का, और वहाँ किसान को और खालिस्तानी शब्द का सुनना पड़े, तो सबसे पहले तो जो देश के रहनुमा बने बैठे इन लोगों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए गद्दी छोड़कर। और मैं ये चाहता हूँ, मैं ये मांग भी करता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय को फटाफट आगे आना चाहिए और इस तत्काल सरकार पर नकेल डालनी चाहिए कि भैया देश का आवाम सड़कों पर बैठा है और ये अन्नदाता सड़कों पर बैठा है, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा, वरना सरकार को, मोदी सरकार को भंग करने का, हटाने का काम करूँगा मैं। ये राष्ट्रपति से अपील करते हैं। जी, ये थे श्यामलाल जी शेखावाटी। हमारे साथ जीकेएस श्री गंगानगर के प्रभारी हरजिंदर सिंह जी मान साथ हैं। हम उनसे जानते हैं इन कानूनों के बारे में। आप कृषि से जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े नेता हैं, खेती के साथ रहते हैं, इनसे जानते हैं हम। देखो जी, जैसे सोनी जी ने कहा ये किसानों के लिए बड़े फ़ायदे के हैं तीनों कानून। मेरे को तो ये लग रहा है जैसे लागू कर दिए, अगर ये वापस ना हुए तो जैसे तरह एक था राजा वैसे हो जाएगा एक था किसान। इतने लोग जो दिल्ली में पहुंचे हैं, कुंडली बॉर्डर पर बैठे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते। ठीक है, इनकी बात मैं मान सकता हूँ भी सभी ने बिल हो सकता ना पढ़े हों, जो खेतों में किसान खेती करते हैं हो सकता उन्होंने ये बिल ना पढ़े हों, लेकिन इतनी समझ सभी में होती है भी क्या चीज़ अपने फ़ायदे में जा रही है, क्या चीज़ अपने को नुकसान दे रही है। क्योंकि जो मोदी जी ने इससे पहले करके दिखाया, जो जैसे आप रेलवे ले लो, कारपोरेट घराने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जैसे नोटबंदी का कह रहे थे, नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ, बताओ क्या फ़ायदा हुआ नोटबंदी का? कौन सा मेरे को अडानी अंबानी या कोई भी दिखाओ किसी का क्या नुकसान हुआ? वो तो पहले से 20% 15% फ़ायदे में चले गए। ये कह रहे थे हम जी बाहर से पैसा आ जाएगा, कौन सा पैसा आया? कुछ नहीं आया। ये सब की सब ड्रामेबाजी है। अगर ये बिल वापस हो गए, हाँ, इनको अगर फ़ायदे में करना था, ये करना था भी एमएसपी को इसके कानून के अंदर लेके आते। हमको पार्टीबाजी से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं हमने कांग्रेस से लेना, कुछ नहीं बीजेपी से लेना। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो फिर मोदी साहब आते ही क्यों? अगर उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो नहीं करने चाहिए थे तभी तो इनको लेके आए। उन्होंने 60 सालों में वो काम किए, इन्होंने 6-7 सालों में कर दिए। इसलिए अगर किसान को बचाना है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मोदी जी, कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है, अपनी हट को छोड़ो, किसानों से वार्ता करो। और ये खट्टर साहब कह रहे थे जब दिल्ली पहुंच गए किसान, ये तो कहते हरियाणा के है ही नहीं है, ये सारे के सारे पंजाब के हैं। वहाँ सब जब मीडिया वालों ने बात की, लगभग अगर पंजाब हमारा बड़ा भाई बन के काम कर रहा है ना, तो हरियाणा भी पीछे नहीं है। राजस्थान वाले हम भी 2 स्टेटों से गए हैं, अनूपगढ़ गढ़साना से भी लोग काफ़ी आए हैं। मोदी जी अभी कुछ नहीं बिगड़ा, इनको आप कानूनों को वापस ले लो, नहीं तो ये जो दल है वहाँ पर बढ़ता जाएगा। और किसी को शौक नहीं है इतनी ठंड में बाहर रोड के ऊपर सोने का। आप एक रात में बाहर लेट के दिखाओ, पता चल जाएगा इतनी ठंड में कैसे सरवाइव करना है। वहाँ पर कोई होटल नहीं है पास, कुछ नहीं है। लोग ट्रालियों में, कहीं बसों में, जहाँ पर जिसको जगह मिलती है वहाँ पर, कहीं के पास तो चलो ठीक है। अब तो दिल्ली वाले भी
खुल के साथ आ गए हैं, वो भी अपने घरों से राशन बना बना के लेके आ रहे हैं। उनको पता है ये कानून कितने खतरनाक है अगर ये लागू हो गए तो। धन्यवाद। धन्यवाद जी। एक मिनट के लिए आ रहा हूँ। मैं 1 मिनट ये निवेदन करना चाह रहा था भाई, 22 अक्टूबर 2020 को पंजाब विधानसभा में कांग्रेस सरकार ने जो केंद्र ने 3 अध्यादेश कृषि कानून जो बनाए हैं उनको नहीं मानकर अपना कानून बना दिया, और उसको फॉलो करते हुए राजस्थान सरकार के गहलोत सरकार ने भी विधानसभा में अपना बिल अलग से पास कर दिया। जब दोनों प्रदेशों में मोदी द्वारा बनाए गए, मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों को नहीं मानकर अपने अपने बिल बना दिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोदी ने मोदी ने जो 3 अध्यादेश पेश किए उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है भी किसान को नुकसान हो, किसान की आय दुगनी करना चाहते हैं। अगर ये अरे एक मिनट रुको यार, मैं मेरी बात कह रहा हूँ, सुनो, लेकिन सुनो सर, अरे लेकिन जब पंजाब और राजस्थान में कानून है ही नहीं और है कांग्रेस के मुताबिक ही है, तो फिर ये क्या, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ भाई है क्या ये? ठीक है भाई, ये ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये ठीक है। मैं कह रहा हूं कि 54 साल से किसान इस देश में आत्महत्या कर रहा था, किसान के ऊपर कर्जा था, उसके लिए दोषी कौन है? कौन दोषी है? चलिए मैं सवाल करना चाहता हूँ, किसानों की आत्महत्या। बात ये है जी, सोनी जी पहले जो कह रहे थे, एक बात मैं भूल गया था, ये कह रहे थे किसी को बिल नहीं पड़े, किसी को पता नहीं है। हम मान लेते हैं चलो हमारे को नहीं पता बिल का। ये जानने के लिए जो आपके वोट पा के आए हैं निहाल चंद जी, हम उनके घर में गए थे बात पूछने के लिए भी बताओ ये बिल क्या है, हमारे को समझाओ, हमारे साथ डिबेट करो। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक दिन पहले बैरिकेड्स लगा के वहां पर पुलिस लगा दी। ये कौन सा समझाने का तरीका जो हमारे को नहीं समझ आया। ठीक है, बलवीर लूथरा जी के पास गए, चलो उनसे ये कह सकते हैं उनको जितना था, क्योंकि वो एमएलए हैं, एमपी साहब ने खुद वोट डाली है, उनको आगे बढ़ के आना चाहिए था भी हाँ आप आओ, हम आपको समझाते हैं ये है। अगर हमारे को ये फायदे में लगते तो बिल्कुल हम इनके साथ होते, लेकिन अगर चौथी लाइन भी लिख देते ना एमएसपी खत्म नहीं होगा, हम तो भी मान लेते। मुंह से कहने से क्या फायदा, सरकार चेंज हो जाएगी, बाद में ये जो लिखित बातें हैं वही चलती हैं। मुंह जुबानी से तो मैं कुछ भी कह दूंगा, वो नहीं होता। कहते मैं कह रहा हूं, मोदी साहब कहते हैं मैं कह रहा हूं ये एमएसपी खत्म नहीं होगा। यार नहीं खत्म होगा तो आप लिख के दे दो, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सोनी जी बोल रहे हैं कि राजस्थान और कांग्रेस या राजस्थान और पंजाब में कानून बन गया। आपको पता है ये कानून पास नहीं होते, इस पे राष्ट्रपति के नहीं जी, इस पे राष्ट्रपति के साइन होते हैं, इस पे राष्ट्रपति पे साइन होते हैं। राष्ट्रपति पे साइन होंगे तो भी पास होंगे। राष्ट्रपति केंद्र सरकार का है। हाँ, हमारे साथ डॉक्टर प्रभुदयाल जी अरोड़ा हैं, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के महासचिव। ये कुछ तकनीकी बातें बताना चाहते हैं इस कानून के बारे में। आइए सुनते हैं प्रभुदयाल जी अरोड़ा से। पहले तो सोनी साहब की बात का मैं जवाब दे दूं। मैं 72 से जेपी के आंदोलन के साथ था, 3 साल पदाधिकारी रहा मैं उसका, उसके बाद 10 साल सीपीआईएम में रहा, उसके बाद मैं सीपीआईएमएल न्यू डेमोक्रेसी में हूँ और राष्ट्रीय किसान मोर्चे का जनरल सेक्रेटरी, स्टेट कमेटी एआईकेएमएस का स्टेट सेक्रेटरी, एआईकेसीसी का सेंट्रल स्टेट कमेटी का मेंबर हूँ। तो बात यह है, इन्होंने कहा कि 10 किसान आत्महत्या कांग्रेस राज में ज्यादा कर रही थी। मैं कांग्रेस का हमेती नहीं हूँ, मैं छोड़ मेरा बाप दादा भी कांग्रेस का एंटी था, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस को। पर इस बात में एक बात माननी पड़ेगी, 2014 से पहले दिल्ली किसानों की औसत आत्महत्या 10 थी, हम उसे भी बुरा मानते हैं, क्यों आत्महत्या करे किसान। आज उसकी औसत पहुंच गई है 40 दिल्ली की। 1,58,000 आत्महत्या की है किसानों ने पिछले साल में, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2019 तक। और उसके बाद रहा सवाल नोटबंदी का, 16,35,000 करोड़ की जो बड़े नोट थे, वो टोटल करेंसी थी, वो इन्होंने बंद की। एकदम टाइम नहीं दिया और जनता को उल्टा टांग दिया, जिस तरीके मोरारजी देसाई ने किया था, 3 दिन का टाइम दिया था। और कुछ मित्रों ने कहा
कि बहुत भला होगा। मैंने कहा उस भले को मैं भी जानता हूँ। 77 में मेरे पास शराब का ठेका भी था। बिजनेस करना कोई अपराध नहीं है। बड़े नोट हम चेंज करके गए थे क्योंकि ठेकेदार की पेमेंट थी, मैनेजर बाहर बैठा था। बड़े नोट हमसे लेके छोटे नोट हमें बोरियों में भर के दे दिए गए। ये कड़वा सत्य है। यही अब हुआ है। जो इनके मगरमच्छ थे, बड़े धन्ना सेठ थे, उनके नोट इन्होंने अंदर खाते बदले हैं। आम आदमी, आम नागरिक सड़कों पे धक्के खाता रहा है। उसके नोट, कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके नोट अभी भी उनके घर में पड़े हैं, ना वो चूल्हे में जला सकते हैं ना उन्हें रख सकते हैं। उसके बाद जो नोटबंदी से जो चैन टूटनी थी बिजनेस की, मान लो मैं बड़ा व्यापारी हूँ, मेरे से छोटा व्यापारी माल लेता है। जब छोटा व्यापारी मेरे को पैसे नहीं देगा, मैं बड़ा व्यापारी उसको माल कैसे दूंगा? जब मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मैं कच्चा माल कैसे खरीदूंगा? वो चैन टूट गई। उससे क्या हुआ कि आज उसका दुष्परिणाम 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 14 करोड़। अभी ये प्रसून वाजपेयी का वीडियो आया था। पिछले महीने 30,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। पिछले महीने, ये ताजा आंकड़ा देख लो आप, 30,000 फैक्ट्रियां पिछले महीने बंद हुई हैं। 7.5 करोड़ फुटकर व्यापारी था जो एफडीआई का पानी पी पी के गाड़ी निकाला करता था। यही मोदी, एफडीआई की बर्बाद हो जाएगा। 51% मनमोहन सिंह ने की, हम उसका भी विरोध करते हैं। नरसिम्हा राव का WTO का भी हमने 94 में विरोध किया था। लाठीचार्ज भी हुआ और भी काफ़ी कुछ हुआ। वो हमारी हिम्मत थी। हेतराम के भी लाठीचार्ज हुआ, बुरामल जी के भी पड़ी, वहाँ पर हमारे भी पड़ी। ये सच्चाई है। तो सच बोलने में उस वक्त बीजेपी वाले भी साथ थे जो WTO का विरोध कर रहे थे। आज उसे वो धड़ल्ले से लागू कर रहे हैं। आज आपने 100% कर दिया। फिर आप कहते थे पेट्रोल को आग लगी हुई है। उस वक्त 140 बैरल का $1 था, $140 का एक बैरल था क्रूड ऑयल। आज $28 का है। पेट्रोल 90 रुपये मिल रहा है, डीजल 90 रुपये मिल रहा है। वो किस पे भार पड़ रहा है? आम किसान पे, आम नागरिक पे। पर उसकी बात नहीं करेंगे। अब ये बात कर रहे हैं ये MSP की। MSP का जो इन्होंने घोषणा नहीं करी, कोई लिखित में आश्वासन नहीं दिया, उसका ताज़ा उदाहरण है अभी 15 दिन पहले धन्नाराम स्वामी ने मूंगफली बेची है। कच्चा आड़तीय ने उससे 4,800 का रेट तय किया था। जब उसकी ट्राली उसके पिड़ पे ढेरी कर दी तो वही धन्ना सेठ अकड़ के बैठ गया। उसने 4200 रुपये ली। ये मोती पैलेस के पास उसकी दुकान है, जाके कोई भी उस व्यक्ति से पूछ सकता है भी तू मूंगफली किस भाव बेच के है, जिसका 7,500 रुपये समर्थन मूल्य है। अब इन श्रीमान से पूछो उसकी 3,000 की भरपाई आप करेंगे या मोदी साहब करेंगे? ये बातें अब जो किसान के, एक तो आपने जख्म दिया, ऊपर आप नमक छिड़क रहे हो। पहले किसान के ऊपर सर पे छप्पर था जो टप टप चौथा था, पानी टिपता था। इन्होंने शोर किया, किसानों ने भी हमारा छप्पर सिम रहा है, पानी आ रहा है, हम भीग रहे हैं। तो मोदी साहब ने कहा लो यार ये छप्पर भी हटा देते हैं। यानी जो धान मंडियां थी हरियाणा, पंजाब और गंगानगर में, उनको भी ये हटाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा? पहले मंडी में 10 किसान इकट्ठे हो जाते थे यदि किसी का रेट कम लगता था। अब यहाँ किसान इकट्ठे कैसे होंगे? घर में जाएंगे, डाकू लूट के आ जाएंगे। वो तब पता चलेगा जब किसान कोई आत्महत्या कर लेगा, बाद में उसकी जांच कराएंगे। भी आप ये कानून बना देते कि जो MSP से कम खरीदेगा व्यापारी, उसका लाइसेंस कैंसल, उसको सजा दी जाएगी और उसकी तमाम पूंजी जब्त की जाएगी। ऐसा कानून होना चाहिए ताकि वो लूटने नहीं, बिल्कुल गलत बात है जी। नहीं, उस पे मोहर नहीं लगेगी। उस पे सोनी जी मोहर नहीं लगेगी। नहीं, उस पे मोहर नहीं लगेगी। नहीं, राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगेगी उस पे। ये कड़वा सत्य है यार। राष्ट्रपति की इतनी बात हमें नहीं कहनी चाहिए क्योंकि हम राष्ट्रपति के कुछ समकक्ष नहीं है। राष्ट्रपति बेचारे की तो हालात ये है, जब प्रधानमंत्री आ जाता तो राष्ट्रपति ऐसे खड़ा हो जाता है। क्या करें उससे उम्मीद? यदि जो लोग कर रहे हैं राष्ट्रपति से उम्मीद, मैं उनको बेकार समझता हूँ। बिल्कुल गलत बात। जी धन्यवाद। राहुल कुछ कहना चाह रहा है। हाँ। नवल किशोर जी। सभी भूमिपुत्रों को मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं जी, ये बात सिर्फ भूमिपुत्र और यहाँ पर सभी मौजूद अधिदेश के बारे में हुई थी जो किसानों के लिए आया है। यदि फिर भी बात चल पड़ी है तो जवाब देना उचित बनता है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं
जो एशिया की सबसे टॉप की मिल थी श्री गंगानगर के अंदर, जो चुकंदर से चीनी बनाती थी, ठीक है जी, 1 बीघे के अंदर 2.5 क्विंटल से ऊपर का मिनिमम का रेट बता रहा हूं मैं, ऊपर का नहीं बता रहा, मिनिमम 2.5 क्विंटल से ऊपर का, ठीक है सर, 250 क्विंटल वहां पर चुकंदर हुआ करता था। कांग्रेस ने शरद पवार जी को फायदा देने के लिए गंगानगर की वो मिल बंद कर दी। उसके बदले में ये बंद कर रहे हो? सब बात सुनिए, उस टाइम भी क्या हुआ, कांग्रेस सही थी, बीजेपी गलत थी। आज हम अध्यादेश लेके आए हैं, मैं गंगानगर की बात करूंगा साहब, बाहर की बातें छोड़िए, क्योंकि हमें जो दर्द है, आप कह रहे हो इनकी आवाजों में दर्द है, उन आवाजों का दर्द का मैं जवाब देता हूं कि गंगानगर के अंदर 70 पैसे 70 रुपए 69 पैसे का रेट है मूंग का, वो प्लस लगा लीजिए आप, वो टॉप क्वालिटी में सर। चलो 72 रुपए, मैं आपकी बात मानता हूं, चलो आपको समर्थन करते हैं, 72 रुपए का रेट है जी। 72 रुपए के अंदर सर एक इसके अंदर एक लुको छुपी होती है, हिडन चार्जेस जिसको कहते हैं, वो होता है DPR, जिसको कहते हैं डेली परचेज रिपोर्ट। कोई किसान जाकर के या कोई भी डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं वो ये बताएं कि DPR की एवरेज क्या आती है पर डे। यदि हम नहीं स्टडी करके आए हैं, आप स्टडी करके आए हो, आप, मैं मजदूर का बेटा हूं, जाति ठोके कहता हूं, बैठे हैं जितने भी, बताएं DPR की डेली परचेज रिपोर्ट की एवरेज क्या आई है और DPR होती क्या है, पूछो इनसे। लो जवाब मैं देता हूँ साहब, 1 मिनट, पूरी बुद्धि लेना उनसे जवाब। DPR का मतलब होता है डेली परचेज रिपोर्ट। किसान के अंदर इन्होंने क्या किया, DPR के अंदर रेट जो डाले गए हैं 72 रुपए की जगह 65 रुपए से नीचे के अंदर मूंग बिका है। आज ये जो हो रहा है ना धोखाधड़ी, उसके लिए ये कानून आया है। DPR का मैं बताता हूँ जी, DPR किस लिए बनाया गया, DPR इनका जवाब दे रहा हूँ जी मैं, 2 मिनट। DPR का मतलब ये है, देखो जी, किसान इतना पढ़ा लिखा है नहीं ना, उसको DPR के बारे में जानकारी है। किसान को तो ये बताया गया भी आपकी मूंगफली समर्थन मूल्य पर इतनी बिकेगी, गेहूं आपका समर्थन मूल्य पर इतना बिकेगा। यदि किसान इतना पढ़ा लिखा होता DPR, तो श्रीमान जी हमारे को यहाँ डिबेट करने की जरूरत नहीं होती, हमारी डिबेट किसान करा देता। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। जो किसान को कहा गया, हमें जो किसान को कहा गया वही रेट दो, हमें उससे आपके DPR से कुछ नहीं लेना, हमने आपके DPR से कुछ नहीं लेना, वो अपनी जेब में रखिए, बिल्कुल गलत। किसान लोगों को मैं कहता हूँ वो रद्द करिए ना, वो रद्द करिए। DPR कौन रोकता है? अब तो आपके पास पावर है, लोकसभा में पावर है, देखो जी, लोकसभा में पावर है आपके पास, राज्यसभा में पावर है, राष्ट्रपति आपका है, मिलिट्री आपकी है, आप लागू कर दो, तोड़ दो उसको। DPR को कौन रोकता है? DPR होती कैसा, मैं ये हमें नहीं पता, हम तो आपसे नाम सुना है DPR का, हम तो कहते हैं उसको कैंसिल करो ना। कुल मिला के बहुत, आप थोड़ा सा इसको नीचे कर लो। स्वस्थ चर्चा हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे यहाँ सुनने वाले भी और बोलने वाले भी बेवकूफ है। राजस्थान का किसान नहीं जा रहा, राजस्थान में लागू हो गई या पंजाब में लागू हो गई। आप लोगों को शायद ये पता ही नहीं कि किसान की रणनीति क्या तैयार हो रही है। हरियाणा पंजाब का किसान वहां अकेला नहीं पहुंचा, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान, सब जगह से 17 स्टेट के किसान वहां पर अपने पैरों में छाले लेकर पहुंचे हुए हैं। आप लोग वहम में ना रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों की कमोबेश नीतियां एक जैसी है, जो ना मजदूर हित की है, ना किसान हित की है और ना आम जनता के हित की है। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम डिफाइन करने की सोच रहे हैं उन चीजों को जो आम जन के खिलाफ है। लाखों किसान वहां पर बैठे हैं भूखे प्यासे, और साधुवाद उन गुरुद्वारा लंगर समिति को कि जिन्होंने ये ठान ली है कि अगर मोदी सरकार बात नहीं करती तो हम इलाज करेंगे इनके दिमागों का। और भूल जाइए, इतिहास गवाह है, मैं आपको बता दूं, किसान और मजदूर जब जब सड़क पर आया है, चाहे सरकारें कोई भी रही हो, उन सरकारों को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी है। अब बात करें हम कि हम लोग यानी किस पे लड़ रहे हैं? 3 कानून पर, और उसमें मुख्य कानून है MSP। और MSP की मौखिक घोषणा हो चुकी है, तो लिखित में देने में महाशय को क्या परेशानी है, ये बताइए आप।
आज दीजिए लिखित में, धरने उठ जाएंगे वहां से। क्योंकि आप लोग मौखिक घोषणा करते हो, आपका कोई दिन ईमान नहीं। रात को 12 बजे संसद बुलाते हो और कानून पास करते हो। नौटंकी समझ रखा है अपने इस देश को। ठीक है, बहुमत में आ गए, एन कैन प्रकरण, कांग्रेस से तंग थे लोग, या आपकी कुछ चल गई परेशानियां। अडानी अंबानी खाली एक नहीं है, वो कारपोरेट घराने जो चुनाव के अंदर करोड़ों रुपया किसान मजदूर के खिलाफ खर्च करके इन लोगों को सत्ता पर बिठाया, वो कारपोरेट घराने की बात कीजिए आप। कारपोरेट घराने अगर आ रहे हैं तो महानुभाव ये मंडियां जाएंगी, अगर आज इनका विरोध नहीं हुआ तो। और हमारे देश की मंडियां खत्म होगी, अमेरिका की मंडियां लागू होगी या इंग्लैंड की मंडियां लागू होगी, तो हमारे देश का किसान, हमारे व्यापारी अगर किसी बुलावे में बैठे हैं तो वो भी भूल जाए। हमारे व्यापारी कहाँ जाएंगे? बात इस बात की है। बात तो 3 मुख्य अधिनियम की है। रिचर्चा हो सकती है, अध्ययन हो सकता है। किसानों के प्रतिनिधियों को, किसानों की हितैषी सरकारें हैं तो जाने दीजिए। मैं कंडेम करती हूँ कांग्रेस की नीतियों को भी और बीजेपी की नीतियों को भी, और ऐसी हर उस नीति को जो आम जनता के खिलाफ हो उसको हम कंडेम करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, आप उग्रवादी बता रहे हो, खालिस्तानी बता रहे हो, साम्राज्यवाद। कौन है ये? आपके लाखों रुपया आम जनता का बैंक से लेकर आपका रवि मालिया भाग गया, आप उसको आज तक नहीं पकड़ पाए। 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में आने की बात आपने की थी, वो आज तक एक नया पैसा नहीं आया और वो खाते बंद हो गए। मैं प्रिंसिपल हूँ सेठ जीएल बिहानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। बच्चों के खाते में शिक्षा के नाम पर पैसा आने की बात थी, 0 बैलेंस पे खाते खुलवाए गए, हमने खोल दिए बच्चों के खाते। पर मुझे तो पता था कि 3 महीने के बाद अगर उसमें बैलेंस नहीं आया तो खाते सारे ब्लॉक हो जाएंगे, और वो हुआ। क्यों धोखा कर रहे हैं ये जनता के साथ? करे सत्ता पे बैठे, राज करे, उससे कोई यानी गिला नहीं, शिकवा नहीं, लेकिन जनता को मूर्ख बनाना बंद करे, जनता के साथ झूठ बोलना बंद करे। इसलिए ये 3 कानून जो है, इनमें इनको या वापस लेने पड़ेंगे या दिल्ली की तरफ पूरे भारत देश का किसान 3 तारीख के बाद में कूच करने जा रहा है। रोक लेना जिसकी मर्जी हो। लाठियां गोलियां आगे झेली है, अब और झेल लेंगे किसान, क्योंकि इस देश का पेट पालनहार है वो। उसके बिना तुम भी जिंदा नहीं रह सकते। जो सियासत कर रहे हैं ऐसे लोगों का यानी बहुत ही शर्मनाक रोल, चाहे सोशल मीडिया में है और चाहे प्रिंट मीडिया में है। कम से कम सच्चाई को तो स्वीकार कीजिए। अपने आप को राम के बंदे कहते हो और लगातार आम जनता से झूठ बोलते हो। लानत है ऐसी सरकारों पर। अविलंब ये कानून जो है वो वापस होने चाहिए, अन्यथा संघर्ष ये लंबा चलेगा। जिएंगे मरेंगे नहीं किसी भी सूरत में। महाराष्ट्र के किसानों ने या कांग्रेस के राज के किसानों की आत्महत्या की बात आई है, तो महाराष्ट्र के किसानों की तरह हम आत्महत्या नहीं करेंगे। आज महाराष्ट्र का किसान भी सड़क पर है। हम लड़ेंगे और मरेंगे और मारेंगे। निश्चित रूप से इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, वो 2000 पेज का है ये जो किसान अध्यादेश है ना, ये 2000 पेज का है। उसके अरे बहन जी मेरी बात तो सुन लो, मेरी बड़ी बहन मेरी बात तो सुन लो। अरे मुझे बोलने तो दो बहन जी आप। मैं ये कह रहा हूँ भी उस किसान अध्यादेश में कहीं एक सिंगल लाइन में किसानों की आय दुगनी मोदी करना चाहता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ भी पिछले 70 साल से देश का किसान कर्ज के तले क्यों दबा हुआ है? ऐसी कौन सी नीतियां हैं, तो है ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिसके कारण किसान कर्ज से बाहर क्यों नहीं आ रहा? तो मोदी कोशिश कर रहा है, कह रहे मंडियां खत्म हो जाएंगी, उसको कहीं अध्यादेश में कुछ भी नहीं है, मंडी खत्म करने का भी नहीं लिखा, लेकिन झूठा प्रचार हो रहा है। केवल और केवल जो बड़े नेता इनके बोल रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। किसान अध्यादेश में कहीं मंडियां समाप्त करने की बात नहीं है, कतई नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर केवल गुमराह किया जा रहा है। किसान की आय दुगनी हो, ये सोनी जी मंडियों को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंडियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जब मंडी के अंदर टैक्स होगा, बाहर टैक्स नहीं होगा, तो मंडियां तो ऑटोमेटिक अपने आप ही खत्म हो जाएंगी।
किसान को 8% मंडी टैक्स लगता है, किसान की जेब से जाता है। ऐसे सुनो, मैं कमाल होगी यार। सिंगारिया, बंद करो माइक को, यदि कोई बीच में बोलता है तो सीधी सी बात है, हर एक की बात सुनो, आराम से बात करो भाई, ये बात नहीं है। नहीं, सोनी जी अभी बोल रहे थे कि भी ये अध्यादेश में कहीं किसान विरोधी नहीं है, किसानों की आय दुगनी होगी। मैं कहता हूँ साहब, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, आय अपने आप दुगनी हो जाएगी, किसान भी खुश होगा और मोदी जी सरकार की बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों नहीं करते? ये तीनों आदेशों का फायदा क्या हुआ? किसने मांग की थी? मेरे को ये समझ ये भी है, हाँ, ये मांग किसने की थी? वोट भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे लिए गए थे किसानों से, भी ये रिपोर्ट आते ही लागू करेंगे। 2004 से बन के तैयार है ये, ना कांग्रेस ने की ना बीजेपी ने की, दोनों सरकारों ने भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू की, जबकि वोट वो उसके नाम से लेते आ रहे। तो अध्यादेश की जरूरत कहाँ से? मांग किसने की है उसकी? मेरे को तो ये समझ नहीं आई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को इस किसान अध्यादेश में शामिल किया। अखिल भारतीय किसान सभा ने और वहाँ की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, दिल्ली की यूनिट, उन्होंने 5000 कंबल भी किसानों को बांटे हैं और कहा है कि बिल्कुल डटे रहेंगे आखिरी दम तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। चलिए, यहाँ इतनी लंबी चर्चा हुई। जो दर्शक हैं वो समझदार हैं, सबको पता है कि इस रिपोर्ट, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, सही बात है ना। तो हम उन कागज़ों की बातों को, 2000 पन्नों की बातों को पूरा देश देख रहा है और लबोलुआब क्या निकलेगा ये हम कह नहीं सकते। लेकिन देश का हर नागरिक ये चाहता है कि सारी बातें जो संविधान के तहत होती है वो करी जाए। केंद्र में जो सत्ता बैठी है वो संविधान की बात करे, किसानों की बात करे, मजदूर की बात करे, उन व्यापारियों की बात करे जिनका भविष्य खतरे में है। और इसीलिए हमने ये परिचर्चा की। हमारा उद्देश्य, हमने पहले भी कहा था कि आम आदमी के साथ हम खड़े हैं, उन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ मीडिया नहीं खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश से और आपके इलाके से जुड़ी खबरों तथा अन्य रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आगामी अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करना ना भूलें।